देखिए स्टार्ट करते हैं हम अपना मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो ओबेसिटी हमने पढ़ा था, अब उस ओबेसिटी को किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा या उसका मैनेजमेंट किया जाएगा। तो देखिए, अनकॉम्प्लिकेटेड ओबेसिटी कैन बी मैनेज्ड बाय अल्टरेशन इन लाइफ स्टाइल। अगर कॉम्प्लिकेटेड ओबेसिटी है तो हम उसका मैनेजमेंट नहीं कर सकते, याद रखना। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है तो अनकॉम्प्लिकेटेड जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कारण अगर ओबेसिटी हो गई है ना, या फिर एक्सेसिव डाइट जो फैट डाइट ले रहा है जिसके कारण अगर ओबेसिटी हो गई है, तो इस जो अनकॉम्प्लिकेटेड ओबेसिटी है, इस प्रकार की जो ओबेसिटी है उसको हम मैनेज कर सकते हैं उसकी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके, उसका बिहेवियर चेंज करके, बिहेवियर मॉडिफिकेशन करके। साथ में ही हम क्या कर सकते हैं, उसकी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा अल्टरेशन लाके, थोड़ा सा बदलाव करके हम उसकी जो अनकॉम्प्लिकेटेड ओबेसिटी है उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए, डाइट रिस्ट्रिक्शन इन चिल्ड्रन, it has to be done very carefully under strict supervision since it can affect the growth of the child and cause nutritional deficiency, है ना। और डाइट रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं चाइल्ड में। डाइट रिस्ट्रिक्शन का मीन्स है कि उसकी डाइट में ऐसी चीजों को अमाउंट को या ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कम करना जो क्या करेंगे, उसके अंदर फैट डिपोजिशन करेंगे। ओके, या फैट की अमाउंट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, है ना। लेकिन हमें इस टाइम पर केयरफुली इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसकी डाइट में हमें, लेकिन जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जिसकी जिन न्यूट्रिएंट्स की उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, वो उसे सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो बेबी को जो हमने डाइट मॉडिफाई कर रहे हैं या डाइट रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, जिसके कारण उसमें क्या क्या हो सकता है, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है कि नहीं। Okay. The aim should be restriction of calories without affecting the nutritional requirements or growth. और हमारा उद्देश्य यह रहता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ कैलोरीज विदाउट अफेक्टिंग द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और ग्रोथ। और हमको उसकी डाइट को मॉडिफाई करना होता है, लेकिन हमें यह याद रखना होता है कि इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या उसकी बॉडी के लिए जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट उसकी कम से कम फिल हो जाए। ऐसा ना हो कि उसको रिक्वायरमेंट के है उतना भी उसको फुलफिल नहीं हो पा रही है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, क्या कर हो जाएगा, उसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी। लेकिन हमारा उद्देश्य ऐसा था क्या कि उसका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाए, नहीं। हमारा उद्देश्य था कि उसकी जो ओबेसिटी है उसको मैनेज किया जाए। ओके, जैसे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर सकते हैं डाइटरी मैनेजमेंट। क्या कर सकते हैं हम, डाइटरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वो आपसे क्वेश्चन पूछिएगा कि मैनेजमेंट ओबेसिटी में इनमें से किस प्रकार का मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा या एक्सेप्ट रहेगा, तो हमें पता होना चाहिए। डाइटरी मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इट विल डिपेंड्स ऑन द एज एंड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कि उसकी एज किस प्रकार की है और उसमें किस प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डाइट मैनेजमेंट करेंगे। डाइटरी मैनेजमेंट में देखिए क्या करेंगे, जैसे अगर चिल्ड्रंस लेस देन 3 years ऑफ एज, अगर जो चिल्ड्रंस है, बेबी है, वो प्री स्कूलर एज में है, मीन्स 1 to 3 year की एज में, तब उस टाइम पर क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इज नॉट रिकमेंडेड बट अवॉइड ओवर फीडिंग। हम उस टाइम पर उसकी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, ओवर फीडिंग नहीं कराएंगे। इससे बचाएंगे कि बेबी जो है, बच्चा जो है, उसको ओवर फीडिंग ना कराया जाए। ओके, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही फीडिंग कराई जाए, ओवर फीडिंग ना कराई जाए। ओके, सेकंड, अगर चिल्ड्रन की एज कितनी है, 3 to 7 years है, विथ नो एसोसिएटेड डिजीज। बट जो चिल्ड्रन है उसकी एज है 3 to 7 years, बट उसके अंदर किसी भी प्रकार की डिजीज साथ में प्रेजेंट नहीं है। ओके, किसी भी प्रकार की डिजीज प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम पर क्या करेंगे, हम एडवाइज करेंगे वेट मेंटेनेंस बाय प्रिवेंटिंग वेट गेन रेदर देन एडवाइज वेट लॉस। हम उसको वेट लॉस करने की टेक्निक्स के बजाय यह बोलेंगे कि वो क्या करे, अपने वेट को मैनेज करके रखे, प्रिवेंट करे कि उसका वेट ज्यादा ना बढ़े, बल्कि लॉस करने की अपेक्षा। ओके, ठीक, समझ में आया। ओके, ठीक है। इसके अलावा क्या करेंगे हम, सो दैट
as they gain weight, which will help in reducing their BMI gradually. अगर वो ऐसा करता है, वेट जो दे गेन वेट विच विल हेल्प टू रिड्यूस BMI, अगर वेट गेन होता है तो उसका BMI धीरे धीरे क्या होने लगता है, बेसल मेटाबॉलिक BMI, बॉडी मास इंडेक्स धीरे धीरे क्या हो जाने लगता है, ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, कंसल्ट उसका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। और कंसल्ट अ फिजिशियन इफ द चाइल्ड हैज एनी, और अगर इसके साथ में ओबिसिटी के साथ में कोई डिजीज एसोसिएट है बेबी के अंदर, जैसे उसको कार्डियक की कोई प्रॉब्लम है ना, या फिर वो डायबिटिक है ना, इस प्रकार की अगर, या कॉन्जेनेटल कोई डिफेक्ट है, तो इस टाइम पर हम उसे फिजिशियन की कंसल्ट लेने के लिए बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, अगर जो बेबी है, बच्चा है, वो क्या है, चिल्ड्रन एज्ड मोर देन 7, अगर जो चिल्ड्रन है उसकी एज कितनी है, मोर देन 7 ईयर्स है, तब हम क्या करेंगे, वेट रिडक्शन इज रिकमेंडेड, वेट को कम करने के लिए बोलेंगे। चेंज इन डाइट शुड बी परमानेंटली रेदर देन शॉर्ट टर्म, और हम उसकी डाइट को परमानेंटली चेंज कर देंगे, मीन्स बदल देंगे। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम उसकी डाइट में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, परमानेंटली हम उसकी डाइट को मॉडिफाई कर देंगे। एंड एडवाइज फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑफ फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैलोरीज फ्रॉम रेफ्रिजरेटर, और हम उसको एडवाइज करेंगे कि जंक फूड्स, बेवरेजेस जो है, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी, टी, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, या और सैचुरेटेड फैट है, इनको एक रिस्ट्रिक्ट करें, इनको कम से कम ले। एंड कैलोरी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय फॉलोइंग सिंपल मेजर्स लाइक टेकिंग स्किम्ड मिल्क इंस्टेड ऑफ होल मिल्क, नो घी, बटर स्प्रेड ऑन चपाती एक्सेट्रा। और इसके साथ ही उसको और क्या करना है, किन चीजों के लिए रिस्ट्रिक्शन बोलेंगे, कि स्किम्ड मिल्क है, होल मिल्क है, घी, बटर, इन चीजों को चपाती पर लगाते हैं जैसे, या फिर दाल में डालकर खाते हैं, तो इनको वो ना खाए, इनको रिस्ट्रिक्ट करे। साथ में ही एडवाइस करेंगे ऑन द इनटेक ऑफ फाइबर रिच डाइट्स और फूड्स टू रिड्यूस द फैट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट, और हम कहेंगे उससे कि फैट कैसी, फैट को अच्छे से क्या कर सके, उसको अच्छे से एब्जॉर्प्शन कर सके, तो इसके लिए रिड्यूस कर सके, इसके लिए उसको फाइबर रिच डाइट को अपनी डाइट के अंदर, फाइबर जो रिच फूड्स हैं उनको इंक्लूड करना है, उनकी अमाउंट को बढ़ा देना है। एंड रिस्ट्रिक्ट ईटिंग आउट एंड एनकरेज द होल फैमिली टू ईट द सेम फूड एज द चाइल्ड, और वो बच्चे को वही फूड खिलाएं जो उनकी फैमिली खाती है, ना कि उसको बाहर का जंक फूड और बेवरेजेस, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी वगैरह ये चीजें, और फैट डाइट ज्यादा वो अलग से खाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, ये हमारा था डाइटरी मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू एज ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, if the children's age less than 3 years, and if otherwise if the children's age 3 to 7 years and associate with some diseases or no diseases, and aged of the children more than 7 years. Okay, अब हम बात करने आते हैं, जब ओबेसिटी का मैनेजमेंट करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहती है डाइटरी मैनेजमेंट, द सेकंड वन इज एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। ओके, अब मुझे कोई बताएगा एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी में क्या कराएंगे हम। हाँ, ठीक है, उसकी जो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल मीन्स बस उसको खिला दिया, फिर लेटा दिया, सुला दिया, ना तो वो खेलता है, ना वो कुछ करता है, बस लेटा हुआ है। अगर जो चिल्ड्रंस है वो 5 ईयर या 7 ईयर से एवव एज का है, तो पता चला उसने खाना खा लिया बहुत सारा, दिन भर खाता रहता है, पड़ा रहता है, मोबाइल चलाता रहता है, गेम खेलता रहता है, फिर खड़ा हो गया, फिर खा लिया, ये चीज सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, कोई भी मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है। तो ऐसे चिल्ड्रंस को हमें क्या करना होता है, इनकरेज करना होता है कि वो फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें, और कम से कम क्या करें, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल को फॉलो करें। ओके, इसमें कुछ ज्यादा और तो बताने के लिए है नहीं, है ना, देख लो। नहीं, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल को कम से कम फॉलो करे, कम से कम। ओके, काम की बात तो तुमने सुनी ही नहीं, वाह त्यागी जी। चलिए, अब हम नेक्स्ट चलते। ओके, अब हम क्या करेंगे, अच्छा मुझे बताइए, क्या हम डाइटरी मैनेजमेंट और इसके साथ में है जो हमने उसको फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज बोला है, इन दोनों से काम हो जाएगा कि हमें एक्स्ट्रा और कुछ और भी करना पड़ेगा।
उससे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका क्या करना पड़ेगा हमें, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। क्या करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना हमारी वो दोनों चीजें कैसी हो जाएंगी, बेकार। आपने उसको बहुत समझाया लेकिन वो मान ही नहीं रहा। खाने में डाइट में जो वो पहले खा रहा था वही चीजें वो खा रहा है और उनकी अमाउंट और क्या कर दी है उसने, बढ़ा दी है। या फिर आपने उसको बोला कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो ना करे, फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज करे, ठीक है, ज्यादा टाइम टीवी मोबाइल वीडियो गेम से ना खेले, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है, अपना टाइम जैसा है वैसे ही कर रहा है। एक दो दिन फॉलो करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, फिर से वो अपनी नॉर्मल लाइफ में उसी में चला गया जिसमें वो पहले था, है ना। तो इसके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रहेगा, हमें उसे क्या देनी पड़ेगी, क्या देना पड़ेगा उसे, वेरी गुड, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। देखिए तो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ द चाइल्ड्स बिहेवियर शुड बी डन इन कंजक्शन विद द डाइट एंड एक्सरसाइज मैनेजमेंट। हमें उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा रिगार्डिंग किन किन चीजों के प्रति, डाइट मॉडिफिकेशन, डाइट एंड एक्सरसाइज मैनेजमेंट, ओके। This should be done as a team with a therapist, gain insight into the child's problems and the family environment. Educate the family about the importance of healthy foods and exercise and give rewards for achieving goals. Build the child's self-confidence as team and help him deal with the peer pressure. Behavior modification helps in achievement of long-term goals. और behavior modifications के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम उसको अच्छे तरीके से अगर उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं तो, और अगर उसको अच्छे से डाइटरी मैनेजमेंट एंड फिजिकल एक्टिविटी के लिए उसको एनकरेज करते हैं और उसकी फैमिली वालों को, जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनको इसके बेनिफिट्स रिगार्डिंग द डाइटरी मैनेजमेंट एंड फिजिकल एक्टिविटी, इसके बारे में अगर हम उन्हें बताते हैं और वो अच्छे से उसको फॉलो करवाते हैं तो बिहेवियर मॉडिफिकेशंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं उन्हें अचीव कर सकते हैं, ओके। ओके चलिए, अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी इन चिल्ड्रन, कि किस प्रकार से जो ओबेसिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है चिल्ड्रंस में होने से, ओके। तो देखिए, प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी इन चिल्ड्रन, तो ओबेसिटी को बचाने के लिए कि बच्चों में ओबेसिटी ना हो तो उनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना होता है। देखिए पहले क्या लिखा है, ओबेसिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय डेवलपिंग राइट एंड healthy eating habits from infancy. They should follow an exercise regime to prevent excess weight gain. This is especially important for children at high risk groups, those patients or relatives are obese. और ये इनको हमें क्या करना होता है, जो ओबेसिटी से प्रिवेंट करने के लिए बच्चों को क्या करना होता है, स्टार्टिंग एज इन्फेंसी टाइम पीरियड से ही उनकी डाइटरी हैबिट्स जो है, ईटिंग हैबिट्स हैं, उनको क्या करना होता है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है और हमें प्रिवेंट करना होता है कि वो बच्चे का ज्यादा वेट गेन ना हो, ओके। और कभी कभी इसके मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं कि किसी में ये थ्रू द फैमिली या जेनेटिक ही रहता है, जेनेटिकली रहता है कि किसी के फैमिली मेंबर्स में पहले से ही कोई डायबिटीज या कोई हाइपरटेंशन या कोई भी कार्डियक या ऐसी कोई भी डिजीज पाई गई है जिसके कारण वो ओबेसिटी या एंडोक्राइन इम्बैलेंस पाया जा रहा है, तो वो ओबेसिटी या उसके पेरेंट्स ओबेज हैं, तो ये पोस्ट प्रोबेबल चांस होंगे कि उसके होने वाला जो बेबी है वो भी कैसा होगा, ओबेज होगा, ओके। अब हम बात करते हैं कि किन पॉइंट्स को फॉलो करके हम बेबी को या चिल्ड्रंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, किससे, ओबेसिटी से। तो देखिए क्या है, फर्स्ट, एनकरेज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 मंथ्स आफ्टर बर्थ। उसके लिए हमें क्या फॉलो करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें बेबी को 6 मंथ्स तक ओनली ऑन किस पर रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग पर, ओके। नेक्स्ट, डिस्करेज अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड, स्टार्ट विथ वेजिटेबल्स। और हमें किस चीज को डिस्करेज करना है, कि वो सुबह से ही खाना खाने ना बैठ जाए,
ओके। नेक्स्ट, एनकरेज प्लेंटी ऑफ इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और उसको हमें एनकरेज करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे, एनकरेज करना है कि इनटेक ले, क्या, फ्रूट्स का जूस ले, है ना, इनटेक करे, फ्रूट्स खाए और वेजिटेबल्स खाए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, है ना, इनको अपनी डाइट में ज्यादा ले। नेक्स्ट, मिनिमाइज इनटेक ऑफ बोटल्ड जूस, कोल्ड ड्रिंक्स एंड चॉकलेट्स। और हमें मिनिमाइज क्या करना है, किन चीजों को मिनिमाइज करना है, कि बोतल का जो मिल्क आता है, वो, कोल्ड ड्रिंक्स, कैफिनेटेड बेवरेजेस, टी, कॉफी, चाय, चॉकलेट, इनको क्या करे, कम से कम ले। क्यों ले, कोई बताएगा मुझे? हाँ, कैलोरी अधिक होती है और ये कैफिनेटेड है, ये वेट गेन कराते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, डिस्करेज ईटिंग आउट टू ऑफन। और किस चीज को डिस्करेज करना है, कि वो ज्यादा 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 ना खाए, ईटिंग आउट टू ऑफन, ओके। नेक्स्ट, एनकरेज फिजिकल एक्टिविटी बोथ आउटडोर्स एंड होम। चाहे वो बाहर जाए या फिर घर पर ही रहे, उसको अगर घर पर है तब भी उसको क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज को फॉलो करना है। नेक्स्ट, डिस्करेज करना है टीवी व्यूइंग मोर देन 1 आवर डेली। किस चीज को डिस्करेज कराना है उसका, कि वो अगर टीवी मोबाइल गेम्स वगैरह खेलता है तो उसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए, कि हाफ एन आवर, 1 आवर या 2 आवर से ज्यादा उसे ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट, डू नॉट यूज फूड एज अ रिवार्ड और पनिशमेंट। और फूड को हमें किस तरीके से नहीं लेना चाहिए, आया था ना। हाँ, तो फूड को हमें किस तरीके से नहीं लेना चाहिए, बेबी को किस तरीके से नहीं देना चाहिए, कि उसने अच्छा काम किया तो आज उसे अच्छा ज्यादा खाने के लिए दे देंगे, आज अच्छी अच्छी चीजें देंगे, कल उसने कुछ नहीं किया तो उसको खाना नहीं देंगे। तो इससे क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये चीजें करूंगा तो मुझे अच्छा खाना, ज्यादा खाना मिलेगा। और ये उसको लगता है कि फूड उसको रिवार्ड, या तो उसको अच्छी काम के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा, पनिशमेंट के थ्रू में उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का अगर यूज करेंगे तो उसको डाइटरी हैबिट्स क्या हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी, और वो ज्यादा फूड कंज्यूम करने लगेगा, ओके। तो हमें फूड को एज अ रिवॉर्ड या पनिशमेंट यूज नहीं करना है, ठीक। ओके, नेक्स्ट, बी आर रोल मॉडल फॉर हेल्थी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड मिनिमल टेलीविजन व्यूइंग। और उसको बीइंग अ रोल मॉडल, उसको ऐसा एक रोल मॉडल के टाइप में फॉलो कराना है, कि देखो आपको अच्छी सी डाइट लेनी है, फिजिकल एक्टिविटी करना है, टेलीविजन कम से कम देखना है। किसी रोल मॉडल जिसको वो मानता हो, अपना छोटा भाई, अपना बड़ा भाई, अपनी सिस्टर, उसको तरह उसे फॉलो कराना चाहिए। जब उसको बताएं कि देखो तुम्हारा भाई ऐसा करता है, तुम्हारी जिस तरह की है, उनको फॉलो करो, ऐसे करो। तो वो एक किसी को रोल मॉडल बना के जब हम उसको बोलते हैं कि इन जैसा बनने की उसको, तो वो उनको फॉलो करना स्टार्ट कराना चाहिए उसे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफर पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट फॉर हेल्थी फूड चॉइसेस, अवॉइड क्रिटिसिज्म। और हमें पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट लगाना चाहिए हेल्थी फूड चॉइस जो हम करते हैं, या डाइटरी हैबिट्स में जो इन फूडों को हम इंक्लूड करते हैं, उनके लिए पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट होना चाहिए, और क्रिटिसाइज्म वगैरह से बचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सपोर्ट हेल्थ बॉडी इमेज, एम्फेसिस स्ट्रेंथ एंड हेल्थ रेदर देन वेट एंड अपीयरेंस। और हमें क्या करना चाहिए, उसे बताना चाहिए, या बच्चा है या कोई भी है, कि किस तरह हमें यह पता होना चाहिए, उसको सपोर्ट कराना चाहिए कि वो अच्छे से खाना खाए, किस तरीके की डाइट उसे लेनी है, खाना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसको थोड़ा सा कराना चाहिए, साथ में सपोर्ट करना चाहिए, है ना। उसकी, और साथ में क्या देखना चाहिए हमें, कि रेदर देन कि उसका वेट गेन तो ज्यादा नहीं हो रहा, उसका अपीयरेंस तो नहीं थोड़ा सा अजीब टाइप का हो रहा, तो हमें उसके लिए उसे एनकरेज करना है, और उसको साथ में सपोर्ट करके उसको फॉलो करानी है ये चीजें, ओके। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ओके, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, ये मैंने घर से पढ़ने के लिए दिया था या नहीं? ओके,
अब मुझे बता दीजिए तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीजेज हो जाती हैं? आई डिसऑर्डर में कौन कौन से? जीरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टाइवल जीरोसिस, ठीक है, इसके अलावा बाइटोट्स स्पॉट। ओके। और मेनली जो विटामिन ए एसेंशियल होता है वो किस किस के लिए होता है? मेंटेनिंग विजन, इंटीग्रिटी ऑफ इथेलियम सेल्स ऑफ लाइनिंग स्पेटी, इंटेस्टाइनल एंड यूरिनरी ट्रैक्ट एंड स्किटल ग्रोथ एंड सर्टेन इन्फेक्शंस। ओके। ये डेफिशिएंसीज ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो मैं इनको नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा, बोला था मैंने। तो इनको आप जो ये डेफिशिएंसीज विटामिन और मिनरल्स जो हमने पढ़ लिए इनकी डेफिशिएंसीज जो इसमें दी हैं इनको पढ़ लेना। इनके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस आपने पढ़ा होगा, पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा है ना? इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस मैं पूछूंगा। आयरन डेफिशिएंसी, ऑस्टियोमेलेसी, ये मैंने बता दिया था। आयोडीन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी। अब हम बात करते हैं एनएनपी की। किसकी बात करेंगे? एनएनपी का पूरा नाम बताओ। एनएनपी का पूरा नाम पता है किसी को? बताओ। किस सन में आई थी? ओके, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। ओके। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग जो एनएनपी बनाई गई थी, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, और कुछ प्रोग्राम से तो देखते हैं क्या है। तो वो ठीक है, तो देखिए हम उनको बात करते हैं। वन ऑफ द One of the important steps taken by the government of India is the formulation of a national nutrition policy NNP in 1993। पहले हमें ये याद रखना है कि एनएनपी कब आई थी। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी किस सन में आई थी? 1993। ओके, आगे बढ़िए। It envisages several measures to ensure proper nutrition of the population. As a short-term direct measures, it calls for expansion of integrated child development scheme ICDs covering under 5 years adolescents, pregnant, lactating women। अब इसके अलावा जो ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम, वो कब आया था, किस सन में? 1975, 1975 में। उसके अंदर जो बेनिफिशरीज ग्रुप्स थे वो कौन कौन से थे, कोई बताएगा मुझे? स्कूल गोइंग एज नहीं बोल सकते, आपको स्पेसिफिक एज याद रखनी पड़ेगी। हाँ। और कौन है, और कौन कौन थे? अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन। ओके। अंडर, याद रखना मैंने आपको बोला था इनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है वो यहां से ना, कि बेनिफिशरीज ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ठीक। Next, under indirect long-term changes, the policy calls for establishment of food security services. It highlights the need for poverty alleviation programs and functional public distribution system. It also calls for, देखिए इसका उद्देश्य था कि पॉवर्टी को क्या करना, एलिविएट करना। ओके, पॉवर्टी को खत्म करना, और साथ में ही क्या करना, फंक्शनल पब्लिक पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करना, अच्छे से इसको सिस्टम को फॉलो कराना, और जो पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, उनमें किसी प्रकार की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना रहे, है ना। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने से किस प्रकार की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, उनके द्वारा कौन कौन से डिजीज होती हैं, इसके बारे में उन्हें अवेयर करना, और कैसे वो उससे बच सकते हैं, इन चीजों के बारे में उसे उन्हें बताना। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। It also calls for a need for basic land reforms for landless
poor, strengthening of surveillance of nutrition children, adolescent girls and pregnant mothers, administering minimum national kinds of and inter इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, और जो एनएनपी था, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, और साथ में एसोसिएटेड जो और भी जो है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो जैसे एफएओ है, एफएओ का फुल फॉर्म, एफएओ का फुल फॉर्म, वेरी गुड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा एनआईएन का फुल फॉर्म, एनआईएन, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, मैंने आपको 2-3 बार बताया है, हैदराबाद में। फुल फॉर्म क्या है एनआईएन का? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अब यहाँ आपको याद रखने वाली बात क्या है, देखो, कुछ नहीं, आपको 6 मंथ्स का जो रहता है कॉम्प्लीमेंट, हाँ बोलो, कुछ बोलना है क्या, किसी को कुछ बोलना है क्या? ओके, चलिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने मंथ तक करानी होती है हमें बच्चे को, बेबी को? 6 मंथ तक। एंड आफ्टर द 6 मंथ्स बेबी को क्या कराना होता है, हमें कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स भी देने होते हैं। ओके, जिसको हम विनिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? विनिंग। ओके, अब देखिए, अब आपको यहाँ ये चीज याद रखनी है कि किस किस मिनिस्ट्री ने, किस हेल्थ मिनिस्ट्री ने कौन सा प्रोग्राम चलाया था। ओके, ये याद रखना, ये इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। विटामिन ए, ये बात ना करे, कौन बात कर रहा है ये? जो लोग बात कर रहे हैं वो लोग अपना माइक म्यूट करके रखें। ओके, पहला प्रोग्राम देखिए, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया था? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, याद रखना, इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, अभी पता चलेगा किस प्रकार से। प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया, हेल्थ मिनिस्ट्री। हेल्थ मिनिस्ट्री में भी फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, आईसीडीएस। अब वो आपसे पूछ लेगा कि आईसीडीएस किस मिनिस्ट्री के द्वारा मतलब चलाया जाता है। ओके, वो बोल देगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, या ऑल ऑफ दी अबव। इसीलिए याद रखना इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, इसके बाद है मिड डे मील प्रोग्राम, ह्यूमन रिसोर्सेस। यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर नहीं पढ़ते तो आप भी गलत करते, करते कि नहीं करते? हाँ, हाँ, एजुकेशन पे चले जाते, जाते कि नहीं? हाँ, इसके अलावा और क्या है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम। तो आपको मेनली याद क्या रखना है कि कौन सा प्रोग्राम किसमें, जिसमें आपको एक तो आईसीडीएस, एक मिड डे मील प्रोग्राम, और ऊपर के ये, तो आपको ह्यूमन रिसोर्स वाला याद रखना है, सोशल, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कौन कौन से प्रोग्राम किस किसने चलाए हैं, ये याद रखना है बस, है ना, कौन सी गवर्नमेंट किस प्रोग्राम को रन आउट करती है। ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ओके, तो मुझे एक बार बता दीजिए, मिड डे मील प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के द्वारा रन आउट किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन से के द्वारा तो नहीं किया जाता? मिनिस्ट्री ऑफ फूड? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके आगे हम, अच्छा मुझे इसमें एक क्वेश्चन बता दो, ये लिखा है,
कोई 5 न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स के नाम बता देना जल्दी से। हाँ हाँ हाँ। ये भैंस किसके यहाँ बोल रही है? बंद करें स्पीकर अपना। उसको नहीं पढ़ाना है, नहीं तो वो सारा सीख जाएगी, फिर तुमको तुमको भैंस बना बोलेगी, गधा हो तुम, मैं भैंस हूं। ओके। अब इसमें पूछा है सेकंड में, हाउ लॉन्ग द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शैल बी गिवन टू द चाइल्ड? 6 मंथ। ओके। ठीक है। अब बाकी का इसमें आप लोग पढ़ लोगे ना, इसमें अब तो कुछ है नहीं। हाँ, आईसीएच सर्विस आर मीन्ड फॉर हुम? आईसीडीएस सर्विस जो है वो किसके लिए है? बेनिफिशरीज कौन कौन है वो ही नाम लिखने हैं। ओके। ओके। नेक्स्ट आगे बढ़े। ये लिखा है, देख लो। दिख रहा है? अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो हमने नहीं पढ़ा और इसमें आ गया हो। ओके। चलिए, अब हम आज अपनी नेक्स्ट न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। उसका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लास्ट चैप्टर है, इसको जल्दी से खत्म करके हम नेक्स्ट ब्लॉक थर्ड पे पहुंच जाएंगे। ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल है, अच्छे से हो जाएगा। कौन सी? यूनिट 5 ब्लॉक सेकंड। क्या नाम है? फूड बॉर्न डिजीजेज एंड फूड सेफ्टी। फूड बॉर्न डिजीजेज का मतलब फूड या भोजन या खाने के द्वारा होने वाली डिजीज या बीमारियां। एंड फूड सेफ्टी, और किस प्रकार की फूड सेफ्टी या फूड क्लीन प्रैक्टिसेस को अप्लाई करके हम इनसे बच सकते हैं। ओके। आपने सुना होगा, बहुत सारे न्यूज़ों में आता है कि एक गांव में शादी थी, शादी में रायता खाने के कारण वहां के 150 लोग, 45 लोग, 50 लोग बीमार हो गए। सुना है कि नहीं? कि एक गांव में मेला लगा हुआ था, मेला में भल्ला खाने से 5 लोगों की तबीयत खराब हुई। सुनिए, इस प्रकार की न्यूज है। चलिए, सभी लोग आ गए, हम अपनी क्लास को दोबारा से स्टार्ट करें। इस प्रकार से सुना है कि नहीं सुना? कि उस गांव में इतने लोगों ने ये खा लिया, भल्ला खा लिया, जिसके बीमार हो गए, फूड पॉइजनिंग हो गई, सुना है? ओके। तो आज क्या हुआ? ओके। फूड फूड बॉर्न डिजीजेज एंड फूड सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में कुछ नहीं, हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
तो पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीट बाय फूड बॉर्न डिजीज, कि फूड बॉर्न डिजीज का मतलब क्या है। ठीक, तो देखिए फूड बॉर्न डिजीज का मतलब क्या है। ये अपने स्पीकर म्यूट कर ले ये सभी, नहीं तो मैं आपको ग्रुप से रिमूव कर दूंगा क्लास से, फिर आप अपना आपकी खुद की सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इस चीज की। ओके, चलिए, व्हाट इज मीन्ड बाय फूड बॉर्न डिजीज, तो देखिए फूड बॉर्न डिजीज क्या है। दीज इलनेसेस रिजल्ट फ्रॉम, ये कौन है ये, मैं सभी को म्यूट कर दिया है, ठीक है। चलिए, these illnesses result from ingestion of food contaminated with microorganism, bacteria, viruses, parasites, etc. और harmful chemicals means toxins। तो जो ये illnesses या जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है, जो हम फूड को कंटामिनेटेड फूड है उसको क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, जिनमें क्या हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एटसेट्रा, है ना। इसके अलावा या फिर कोई केमिकल टॉक्सिन्स उसमें पाए जा सकते हैं, जिनके कारण हमें क्या हो जाती है, फूड बॉर्न डिजीजेस हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट, the contamination may occur at any stage in the process from food production to consumption। और ये कंटामिनेशन कहां से कहां तक, कहीं पर भी हो सकता है, कहां से कहां किस स्टेज में हो सकता है, फूड प्रोडक्शन टू कंजप्शन, जहां से फूड का प्रोडक्शन हो रहा है वहां से लेकर जब तक कंजप्शन किया जा रहा है, खाया जा रहा है, उस बीच में जो स्टेप्स फॉलो होती हैं, उन स्टेप्स में किसी भी स्टेप्स में वो क्या हो सकता है, फूड कंटामिनेट हो सकता है। ओके, this may result from unhygienic food handling practices or environmental conditions including pollution of water, soil, etc। और इसमें अगर देखा जाए तो किस प्रकार की अनहाइजेनिक फूड कंडीशंस वहां रिजल्ट हमें देखने को मिल सकती है, जैसे कि जो फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस हैं वो अच्छे से नहीं हो रही हैं, हाइजेनिक तरीके से फॉलो नहीं किए जा रहे, अनहाइजेनिक तरीके से हो रही हैं, या फिर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है वहां। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज हो सकते हैं जिनके कारण जो फूड है वो कंटामिनेट हो सकता है। ठीक, द टर्म फूड बॉर्न इलनेसेस एंड फूड बॉर्न डिजीजेज। अब मुझे बताइए, फूड बॉर्न इलनेस इज ऑल्सो कॉल्ड, फूड बॉर्न इलनेसेस को और क्या बोलते हैं, फूड बॉर्न डिजीज, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, एफ FBD। अगर वो आपको पूरा लिख के ना दे, FBD दे, तो समझ जाओगे, क्योंकि वो पेपर में ऐसे ही घुमाता है, आपको पूरा नाम नहीं देगा, वो बोल देगा द फुल फॉर्म ऑफ FBD या द अदर नेम ऑफ FBD। अब आप सोचोगे FBD क्या है, समझ गए। तो हमें पता होना चाहिए फूड बॉर्न डिजीज इज ऑल्सो अदर नेम ऑफ फूड बॉर्न इलनेसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। is gradually used interchangeably. In this module, we shall be use the term FBD to denote both the most cause isolated episode of the such disease occurs. RBO CBDs are frequently when two or more cases of similar illnesses result in intestinal form। ठीक है, तो हमें इतना पता चला यहाँ कि पहले तो FBD होता क्या है, फूड बॉर्न डिजीजेस होती क्या है, और अदर नेम फूड बॉर्न इलनेसेस का दूसरा नाम FBD है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, बर्डन, बर्डन ऑफ फूड बॉर्न डिजीजेस का बर्डन क्या है, तो देखिए फूड बॉर्न, जो बॉर्न डिजीजेस आर अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वाइड, और जो फूड बॉर्न डिजीज है वो कहीं वर्ल्ड वाइड पाई जाती हैं। ठीक है, द कॉजुअल रिलेशनशिप बिटवीन फूड कंटामिनेशन रिजल्टिंग इलनेसेस और डेथ इज डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश। और इसका मेनली कनेक्शन किसके साथ होता है, फूड का कंटामिनेशन हो जाना और उसको हमें
किसी व्यक्ति के द्वारा कंजप्शन हो जाना, कंज्यूम कर लेना, और उसके बाद उसे इलनेसेस हो सकती हैं, और मे बी चांसेस होते हैं कभी कभी उसकी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है ना। फूड हैंस मोस्ट सच डिजीजेस आर नॉट रिपोर्टेड, जैसे कि अनसेफ फूड कंटामिनेशन, हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स और केमिकल्स कॉज मोर देन 200 डिजीज। जो अनहाइजेनिक या अनसेफ जो फूड प्रोडक्शन या फूड कंटामिनेट हो जाता है किसी भी बैक्टीरिया, वायरसेस या के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिम्स के द्वारा, या फिर कोई जो टॉक्सिन्स है ना, केमिकल टॉक्सिन जिनके द्वारा, तो उनसे कम से कम या फिर ज्यादा से ज्यादा कितनी डिजीजेस हो सकती हैं, 200 टाइप्स की डिजीजेस हो सकती हैं, और जो कहां से कहां तक रह सकती हैं, रेंजिंग फ्रॉम डायरिया टू कैंसर। ओके, ठीक। नेक्स्ट, एन एस्टिमेशन 600 मिलियन, ऑलमोस्ट 1 in 10 पीपल इन द वर्ल्ड फॉल इल आफ्टर ईटिंग कंटामिनेटेड फूड, एंड क्या लिखा है, 4,20,000 डाई एवरी ईयर। ओके, और कितने लोग जो है पर ईयर, एवरी ईयर मर जाते हैं फूड पॉइजनिंग के कारण। हाँ, 42,000 नहीं है, 4,20,000। ओके, और 10 पीपल में से 1 पीपल ऐसा मिलेगा जो वर्ल्ड वाइड जो किससे सफर करेगा, फूड पॉइजनिंग से। ओके, नेक्स्ट, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर एज कैरी 40% ऑफ एफबीडी बर्डन। अब वो यहां से आपसे पूछेगा, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर एज में जो एफबीडी का बर्डन है वो कितने परसेंटेज पाया जाता है, 5%, 10%, 7.2% या फिर नन ऑफ दीज। मैंने 40% तो बोला ही नहीं था, बोला था क्या मैंने, तो फिर नन ऑफ दीज नहीं आएगा। ओके, कभी कभी हमें पता होता है, क्या हुआ। ओके, देखो एस्टिमेटेड लगभग 600 जो मिलियंस जो है जो पाए जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा देखा जाए कि पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर कहीं 10 लोग लिए जाएंगे तो उनमें से जो एक पीपल होगा वो किससे सफर कर रहा होगा, एफबीटी से। ठीक है, फूड बॉर्न डिजीज उसमें पाई जाएगी। ठीक है, और अगर देखा जाए तो सीबीडी, अभी अभी हम पढ़ेंगे आगे लिखा आएगा, है ना। ओके, ठीक है, तो उसमें से पर ईयर कितने जो लोग हैं जिनकी डेथ हो जाती है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो फूड बॉर्न डिजीजेस के कारण, 4,20,000। ओके, और अब नेक्स्ट हमारे ये इंपोर्टेंट नहीं है, इसके नीचे वाला पॉइंट इंपोर्टेंट है कि चिल्ड्रंस अंडर 5 ईयर एज जो कितना परसेंटेज कैरी करता है एफबीडी का बर्डन। ठीक है, तो हमें पता चाहिए कि जो छोटे बच्चे रहते हैं अंडर 5 ईयर होते हैं उनमें कम से कम 40% जो केस मिलते हैं अगर, तो वो एफबीडी के मिल सकते हैं। ओके, ओके, अब हम बात करते हैं कॉजेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बॉर्न डिजीजेस। कॉजेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बॉर्न डिजीजेस, तो देखिए क्या क्या कॉजेज हैं। causative agents of foodborne diseases are many. Some of the common agents with foodborne disease are as follows, जो नीचे दिए गए हैं। अब बैक्टीरिया हम बात करते हैं तो किस प्रकार के बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया जो एफवीडी फैला सकते हैं, कॉज करते हैं, तो देखिए कौन कौन से हैं। साल्मोनेला है, साल्मोनेला टाइफी सुना है नाम, जो टाइफाइड के लिए रहता है। अच्छा, टाइफाइड किस प्रकार से फैलता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, समझ में आ गया ना, इससे क्लियर हो गया, कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट, कैंपाइलोबैक्टर, इकोलाई। ठीक है, हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, एन एस्टिमेटेड 600 मिलियन,
तो अगर देखा जाए तो लगभग 600 मिलियंस जो पीपल्स हैं उनमें ऐसे अगर देखा जाएगा तो एवरी जो 10 पीपल का अगर देखा जाएगा तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा जरूर मिलेगा जो एफबीटी से सफर करेगा। डेथ की बताइए, डेथ इतने की हो जाती है पर ईयर अगर टाइम टाइम पर उसको ट्रीट ना किया जाए तो। ओके, आपने ये तो पढ़ा होगा कि अगर डायरिया को आपने समय पर ट्रीट नहीं किया, नहीं देखा गया तो डिहाइड्रेशन के कारण डेथ भी हो जाती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? और फूड बॉर्न डिजीज में डायरिया होता है कि नहीं होता, डायरिया और वॉमिटिंग? इतने से क्लियर हो गया ना? ओके, चलिए, आपको बैक्टीरिया के नाम याद रखने हैं, कुछ बैक्टीरिया के, कुछ वायरसेस के, कुछ प्रोटोजोआ के, ठीक है, जो फैलाते हैं। जैसे कौन कौन सा बैक्टीरिया में अगर हम बात करें तो साल्मोनेरा, इसके अलावा कैंपाइलोबैक्टर, इकोलाई, विब्रियो कॉलेरा, नाम सुने हैं कि नहीं, है लिस्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस, क्लोस्ट्रिडियम परफिंजिस, है ना, बोटुलिज्म, नाम सुने हैं कि नहीं है बैक्टीरिया के? कैसे लिस्टीरिया नहीं पता? लिशीरिया स्टेफाइलोकोकस, ये बैक्टीरिया है जो एफवीडी के लिए रिस्पॉन्सिबल, लेकिन मेनली जो एफवीडी होती है, फूड डिजीज होता है, वो वो बोटेलिज्म के कारण होती है। किसके कारण होती है? ठीक है। अब जैसे कि इसमें देखो एक बैक्टीरिया दिया है क्लोस्ट्रिडियम परफिंजिस, पढ़ा है, ये दिख रहा है। ये मेनली वैसे वैसे इसमें एफबीडी के लिए बताया, लेकिन इसका मेनली जो रहता है, गैंग्रीन, नाम सुना है गैंग्रीन? हाँ, तो गैंग्रीन जो है, गैंग्रीन का पॉजिटिव एजेंट क्या है? क्लोस्ट्रिडियम परफिंजिस, ठीक है। तो इसी प्रकार से, ठीक है, तो ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो ये क्या है, एफबीडी भी कॉज करते हैं। अब वायरसेस की बात की जाए तो कौन कौन से? नोरोवायरस, रोटावायरस, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस सी। ओके, अब ए और ई तो आपको पता है, वैसे ही आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो किससे फैलता है? ठीक है, तो समझ में आ गया वहीं से। ठीक है, नोरा और रोटा वायरस है, ठीक है। अब बात करते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट में आपको भी याद रखना है, पैरासाइट ये कुछ नहीं, इन वायरसेस के नाम है ये। आपने अगर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा होगा तो माइक्रो में आपने बैक्टीरिया और वायरसेस के, क्या हो गया, ये एफवीडी को कॉज करते हैं, ये एफवीडी को फैलाने में या कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनमें से कुछ के नाम दिए कि ये फैला सकते हैं या कॉज कर सकते हैं, मतलब सबके दो दो तीन तीन नाम है। ओके, जैसे आप BNS 041 पढ़ रहे हो, अब मैं बोलूं कि BNS 041 के 4 स्टूडेंट्स ये हैं जो मेरे पास पढ़ रहे हैं। कुछ लोग BNS 042 पढ़ रहे होंगे, उनके 4 स्टूडेंट लिए। तो अब कोई पूछेगा कि BNS 041 के किसी 4 स्टूडेंट के नाम बताओ, तो हम बता सकते हैं कि ये स्टूडेंट है जो BNS 41 पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से अगर उसने पूछा कि एफबीडी में कोई 2 बैक्टीरिया के नाम बताओ जो फैलाते हैं, तो 2 बैक्टीरिया के नाम हम बता दें कि ये है। समझ गए? इसलिए, क्योंकि होगा क्या, यहां से ये होगा, वो पेपर में आपसे क्या पूछेगा, अगर उसने पूछा मान ली कि इनमें से कौन से बैक्टीरिया है जो एफबीडी फैलाने में रोल प्ले नहीं करता है या एक्सेप्ट, अगर आपको पता होगा कि ये बैक्टीरिया है और उसमें से एक अगर कोई बैक्टीरिया वायरस अलग से दे दिया जो फैलाता नहीं है, तो आप उसे टिक कर पाओगे कि नहीं? इसलिए ये यहाँ लिखा है, और इनको हम थोड़ा, समझ में आया? ओके, अब बात करते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट को देखिए जरा, अगर पैरासाइट को हम देखें गौर से, पैरासाइट में पहला कौन सा है? एंटमीबा हिस्टिका, हिस्टोलाइटिका, देखा है? जी, क्या कॉज करता है, कोई बताएगा मुझे? वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, डिसेंट्री। ठीक है, इसके अलावा आपको और इसमें क्या याद रखना है? टेमोडोर इसिनोस्पार्स, टेनिया सोलियम, और ये टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा याद रखना, ठीक है। ठीक है, और एक ये गियार्डिलिया लैम्बलिया। ओके, ये तीन तीन याद रखने हैं, ठीक है।
अब टॉक्सिन्स की बात करते हैं कि कौन कौन से टॉक्सिन्स भी पाए जाते हैं कभी कभी जिनके कारण एफबीडी हो जाता है। तो टॉक्सिन माइकोटॉक्सिन्स याद रखना है, जिसमें एग्जांपल है एफ्लाटॉक्सिन, इंपोर्टेंट है। ओके, एफ्लाटॉक्सिन अभी हम आगे पढ़ाएंगे कि किस इसके कारण क्या क्या होता है और किस में ये पाया जाता है। ठीक है, ये एक टॉक्सिन्स है। ठीक है, और मशरूम टॉक्सिन्स जैसे रहता है, सेल्फिश टॉक्सिन्स, प्लांट टॉक्सिकेंट्स। ओके, इनको डिटेल में अभी पढ़ाऊंगा मैं आगे। ठीक है, केमिकल्स की बात की जाए तो केमिकल्स को जैसे पता है, जो हम खेती में या जहां से प्रोडक्शन होता है वहां जो हम केमिकल्स यूज करते हैं, लाइक पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स वगैरह, नाइट्रेट्स। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बॉर्न डिजीजेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बॉर्न डिजीज देखा तो इन जनरल एफबीडी आर क्लासिफाइड टू टू ग्रुप। तो मेनली जो क्लासिफाइड किया गया है एफबीडी को, वो कितने ग्रुप में किया गया है? टू ग्रुप्स हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ बीडी, एफबीडी को कितने भागों में बांटा गया है, क्लासिफाइड किया। तो दो टाइप में, एक तो फूड बॉर्न इन्फेक्शंस और दूसरा फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। दोनों में अंतर है। फूड बॉर्न इन्फेक्शन होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करेंगे, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन होगा वो कॉज्ड होंगे टॉक्सिन्स और केमिकल्स के कारण। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एफबीडी को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, उसमें से फूड बॉर्न इन्फेक्शन है वो किसके द्वारा कॉज किए जाता है? ऑप्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन टू टॉक्सिन्स, ऑप्शन थ्री केमिकल्स, ऑप्शन फोर पेस्टिसाइड्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आपको पूछा जाए कि फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन जो कॉज होता है वो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स? समझ में आ गया? अगर हमें हमें जो बीमारी हुई है, अगर हमें एफबीडी से रिलेटेड अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हुई है, तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? फूड बॉर्न इन्फेक्शन। और अगर जो हमें कोई भी जो हुआ है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे आगे लेथरिज्म वगैरह, तो अगर वो किसी केमिकल टॉक्सिन्स के कारण अगर बीमारी हमें हुई है, एफबीडी हुई है, तो उसे उसे हम किस कैटेगरी में रख देंगे? दोनों टर्म्स का अंतर समझ आएगा। फूड बॉर्न इन्फेक्शंस कब किस कैटेगरी में बोलेंगे, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन किस कैटेगरी में बोलेंगे। ठीक, ओके। अब फूड पॉइजनिंग एज अ क्लिनिकल एंटिटी बिलोंग्स टू बोथ फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन, फूड बॉर्न इन्फेक्शंस। इन दिस यूनिट फूड पॉइजनिंग विल बी डिस्क्राइब्ड सेपरेटली। ठीक है, अगर फूड पॉइजनिंग आता है तो क्लिनिकली उसको किसके साथ बताओगे? हेलो, अगर वो आपसे बोलता है कि द फूड पॉइजनिंग इज एज अ क्लिनिकल एंटिटी बिलोंग्स टू, ऑप्शन ए फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशंस, ऑप्शन टू फूड बॉर्न इन्फेक्शंस, ऑप्शन थ्री बोथ, ऑप्शन फोर नन ऑफ दीज। गलत। ये बातें करना बंद करें पहले, कौन है ये ज्यादा बिजी? जिसको क्लास नहीं लेनी वो रिमूव हो सकता है क्लास से, लेकिन डिस्टर्ब ना करें। ओके, मैंने अभी जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताइए मुझे। बोथ होगा, बोथ आएगा, करेक्ट। नाम बताओ कौन है? सुनीता बघेल। बोथ क्यों आएगा, ये चीजें याद रखो, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। आपने फूड वन पढ़ा है, उसे पता है, वो आपसे सिर्फ फूड वन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा फूड पॉइजनिंग एज अ क्लिनिकल एंटिटी बिलोंग्स टू फूड वन इंटॉक्सिकेशन, फूड वन इन्फेक्शन, या बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपने ऊपर सब ध्यान से पढ़ा था, ये वाला पॉइंट छोड़ दिया। तो आप इसमें क्या लगाओगे नॉर्मली? आप लगा दोगे क्या, फूड वन इंटॉक्सिकेशन लगा दोगे कि नहीं? क्योंकि उसने फूड पॉइजनिंग दिया है, और फूड पॉइजनिंग के लिए फूड वन इन्फेक्शन और फूड वन इंटॉक्सिकेशन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, याद रखना। ओके, चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम?
किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक? रिप्लाई करें। चलिए अब हम पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द फूड बॉर्न डिजीजेस। तो जो फूड बॉर्न डिजीजेस है उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे? तो देखिए, डिफरेंट कॉजेज प्रेजेंट विद डिफरेंट सिम्टम। डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइन एंड सिम्टम्स शो कराते हैं। देयर आर देयर इज नो सिंगल सिंड्रोम दैट कैन बी लेबल्ड एज एफबीडी। और कोई भी सिंगल ऐसा सिंड्रोम नहीं है जो ये बता सके कि इसको एफबीडी हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनके थ्रू हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये एफबीडी के साइन एंड सिम्टम्स हैं। पहला क्या होगा? एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे। डायरिया जो कि कैसा हो सकता है? विच में बी ब्लडी। nausea, vomiting, fever, headache, fatigue, body aches. All of us must have experienced these symptoms sometimes or others. ठीक है। अगर किसी को एफबीडी हुआ है या फूड पॉइजनिंग हुई है तो उसे क्या क्या दिखेगा? एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, ठीक। डायरिया हो सकता है। और डायरिया कैसा हो सकता है? मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो कैसा हो सकता है? ब्लडी। अब मुझे ये बताइए कि स्टूल में जब ब्लड आता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? टर्म क्या बोलते हैं उसे? मेलिना। ठीक है। हाँ, तो इसमें मैंने वही तो पूछा कि जो स्टूल आ रहा है अगर उसमें ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है। हीमोचीलिया नहीं, हीमोचेसिया होता है वो वो आप जो 0.2 पढ़ रहे हो उसमें ये अलग से टॉपिक दिया हुआ है, उसी में जो आपने कंप्लीट की होगी यूनिट है ना, पेन जो पढ़ाया आपने। हाँ ठीक है, जब उसको कोई मतलब डिजीज है, कोई बीमारी है रिलेटेड टू रेक्टम, एनस, ओके, तब ब्लड प्रेजेंट है। समझ में आ गया? आगे देखिए, साइन एंड सिम्टम्स में स्टार्ट विद इन आवर्स आफ्टर ईटिंग द कंटामिनेटेड फूड और दे मे बी बिलोंग्स डेज एंड पॉसिबल इवन वीक्स लेटर। और इसके साइंस कब से शो होने लगती हैं? विद इन आवर्स से स्टार्ट होकर कब तक चल सकती हैं? डे और वीक्स तक चल सकते हैं, ओके। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड किस डिजीज का होता है? किसका होता है? वेरी गुड, एफबीडी या फूड पॉइजनिंग का, ठीक है। क्योंकि ये विद इन आवर्स में स्टार्ट होता है और डेज और वीक्स तक चल सकता है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, याद रखना इसको भी। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। मैंने पूछा कि सबसे शॉर्ट या सबसे कम इंक्यूबेशन पीरियड किस बीमारी का होता है? ऑप्शन चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज या फिर फूड पॉइजनिंग। किसका होगा? ओके, ओके, एफबीडी। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। Less commonly neurological symptoms may develop such as blurry vision, dizziness and tingling in the arm। और बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि उनमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी शो हो, जैसे कि ब्लर विजन होना, धुंधला दिखाई देना, है ना, डिजीनेस होना, आर्म हाथ और पैरों का झंझनाहट होना या टिंगलिंग करना, ओके। Next, in some instance, the most life-threatening problems occur several days after the start of intestinal symptoms. These can include kidney failure। और अगर ये लंबे समय तक चलता है और आप इसको ध्यान नहीं देते हो, अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो, तो इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? किडनी फेलियर, पेन एंड स्वेलिंग, जॉइंट्स और पैरालिसिस दैट कैन प्लग विक्टिम्स एंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। और अगर ज्यादा टाइम तक आपने ध्यान तो उसकी डेथ भी हो सकती है, ओके। आगे देखिए क्या है, द कैपेसिटी ऑफ टॉयलेट एफबीडी, इसमें कुछ नहीं है। प्रेगनेंसी एंड एग्जिस्टिंग डिजीज, केमिकल इंजन ऑफ फूड, पेस्टिसाइड एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम।
इसमें भी कुछ नहीं है। कंजप्शन ऑफ दीज केमिकल्स ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन कैन कॉज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट एंड नर्वस सिस्टम टेक्नीशियन। ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे ये इंपोर्टेंट है, याद रखना ये वाले पॉइंट्स। डिफरेंस बिटवीन फूड बॉर्न इन्फेक्शंस एंड इंटॉक्सिकेशन, दोनों में अंतर पढ़ रहे हैं हम, फूड बॉर्न इन्फेक्शन और फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशंस में। याद रखना इंपोर्टेंट है, यहां से एमसीक्यू बनते हैं, ओके। तो देखिए, पहला पहला कॉजेस क्या होते हैं, कॉजेटिव एजेंट क्या होता है इन्फेक्शन का? बैक्टीरिया, वायरसेस और प्रोटोजोआ होते हैं। जबकि इंटॉक्सिकेशंस के कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? केमिकल्स या टॉक्सिन्स। मैकेनिज्म बताइए। इसमें जो फूड बॉर्न इन्फेक्शन होता है, उसमें इन्वेड और मल्टीप्लाई विद इन लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। तो जो बैक्टीरिया वायरस है वो अंदर जाकर इंटेस्टाइन की लाइनिंग पर चिपक कर फिर वो अपने में नंबर्स में क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, अपनी नंबर्स को क्या करता है, बढ़ाता है, ओके। जबकि इंटॉक्सिकेशन में नो इन्वेशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जबकि इंटॉक्सिकेशन में ना तो वो मल्टीप्लाई करता है ना कुछ करता है, ठीक है, क्योंकि वो केमिकल्स है, पता है ना। अब इंक्यूबेशन पीरियड देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंक्यूबेशन पीरियड इन्फेक्शन और इंटॉक्सिकेशन का पूछ सकता है, याद रखना। तो फूड बॉर्न इन्फेक्शन का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना रहता है, याद रखना। और इंटॉक्सिकेशन का कितना रहता है, दोनों में अंतर समझो। अगर केमिकल्स कोई यूज किया है जिसके कारण अगर कुछ हो रहा है तो केमिकल्स का रिएक्शन जल्दी होता है कंपेयर देन टू द इंटॉक्सिकेशन इन्फेक्शन, ओके। ओके, नेक्स्ट सिम्टम्स देख लीजिए। अगर सिर्फ केवल इन्फेक्शन हुआ है तो उसे क्या होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, ये सिम्टम रहेंगे। अगर केमिकल इंटॉक्सिकेशन हुआ है तो उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी शो हो सकते हैं, ओके। देखो पढ़ लीजिए, वॉमिटिंग, नोजिया, डायरिया, डबल विजन, वीकनेस, रेस्पिरेटरी फेलियर, नमनेस एंड सेंसरी और मोटर डिसफंक्शन भी शो हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन की जब हम बात करते हैं तो कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन विद द फीको ओरल रूट के द्वारा ये क्या हो सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है, एफबीडी का, ओके। लेकिन केमिकल इंटॉक्सिकेशन का फैल सकता है क्या, नहीं, याद रखना, ओके। नेक्स्ट, फैक्टर्स फॉर फूड कंटामिनेशन के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इनएडुकेट कुकिंग करना, क्रॉस कंटामिनेशन हो जाना, पुअर पर्सनल हाइजीन करना, ये सारी चीजें क्या कर सकती हैं, फूड बॉर्न इन्फेक्शंस को कंटामिनेट कर सकती हैं, ओके। जबकि जो इनएडुकेट कुकिंग और प्रॉपर हैंडलिंग टेम्परेचर ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ इंटॉक्सिकेशंस को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, ये फैक्टर्स जो उनको प्रभावित कर सकते हैं, ठीक। इसमें सिर्फ दो चीजें बहुत अच्छे से याद रखने वाली हैं, एक कॉजेज, एक इंक्यूबेशन पीरियड और सिम्टम्स, और चौथा ट्रांसमिशन, ठीक। अब वो पता क्या करेगा, वो आपको क्वेश्चन दे देगा कि फूड बॉर्न इन्फेक्शन में इनमें से कौन सा पॉइंट है जो गलत है, ओके। इन ऑल दीज पॉइंट्स द फूड बॉर्न इन्फेक्शंस एक्सेप्ट, तीन वो सही दे देगा, एक आपको गलत दे देगा। वो आपसे बोलेगा कि द पॉजिटिव एजेंट्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मैं और इंक्यूबेशन पीरियड टू आवर्स टू डेज, थर्ड दे देगा साइन एंड सिम्टम्स डायरिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, एंड ट्रांसमिशन बोल देगा कि ट्रांसमिशन थ्रू द ड्रॉपलेट्स या फिर थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट। तो क्या डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है क्या ये, नहीं, क्योंकि हमने कॉन्टेक्ट पढ़े थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट में नहीं था, इन डायरेक्ट में सिर्फ क्या था, डायरेक्ट ओरल ना, मींस ड्रॉपलेट्स, इनॉक्यूलेशन और ट्रांसप्लेशन था। जबकि नॉन डायरेक्ट में क्या था, फूड बॉर्न, वाटर बॉर्न, थी नहीं की नहीं थी ये, वेक्टर बॉर्न। तो फूड,
हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फूड बॉर्न डिजीज किस प्रकार की है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किस प्रकार का है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, फिर से सोचो। इनडायरेक्ट है। अरे मैंने आपको डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन पढ़ाए थे कि नहीं? हाँ, तो उसमें आपने जब इनडायरेक्ट ट्रांसफर पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ाया नहीं था मैंने तुम्हें, वाटर बॉर्न डिजीज, फूड बॉर्न डिजीज, वेक्टर बॉर्न डिजीज, एयर बॉर्न डिजीज पढ़ाई थी। हाँ, तो इनडायरेक्ट में फूड बॉर्न डिजीज किसमें था? इनडायरेक्ट में। तो कंफ्यूजन मत हुआ करो, अपनी क्लियर कंसेप्ट रखो, ओके। चलिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे ये बता दें। नहीं है ना? ओके। इसके आगे ट्रांसमिशन ऑफ फूड बॉर्न पैथोजेंस एंड टॉक्सिन्स, इसको हम यहां से कल इससे यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए।